पर उठाई है कि कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, क्या वो कनेक्ट अब बन पाएगा? देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा जी। एक तो यह है कि मैं पहले से मानता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो उन्होंने एक प्राकृतिक नेता कहा मनीष तिवारी जी ने, वो डायनेस्टी शायद नहीं करना चाहते, यूज नहीं करना चाहते, परिवारवाद, डायनेस्टी रूल नहीं यूज करना चाहते थे, लेकिन ये जो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की तारीख में ही इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उसमें वाई सवाल ये क्यों कि वे क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, अगर इसके दो नहीं, एक चार मैं कहूंगा जो इसमें। हाँ, सवाल आप बताएं। आप जी, सवाल आपने कहा कि ही इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर कांग्रेस लीडर्स की निगाह में वो बेस्ट ऑप्शन है, तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, तो फिर ये सवाल उठता है कि राहुल ही क्यों और क्यों नहीं? नहीं, राहुल जी क्यों, ये क्योंकि डायनेस्टी कांग्रेस का आप देखिए, पैटर्न देखिए ना, वो डायनेस्टी रूल ही रहा है, परिवारवाद ही रहा है। तो उसमें ये दूसरे नेता को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो मनमोहन की संजय, जैसे सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल कर रही थी मनमोहन सिंह का, और ये इसका 10 साल में क्या नतीजा देश के सामने आया, ये हमारे सामने है। देखिए, इस पर दो सेंटर्स ऑफ पावर से बात इस देश में नहीं बनती है, और ये अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। कम से कम एक अगर सामने आएंगे तो रिमोट कंट्रोल तो कम से नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है कांग्रेस के में, ये हमेशा जो 10 साल से हम देख रहे हैं पैटर्न। चलिए, शेरगिल साहब से यहां पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शेरगिल साहब, आपने सुना हरि जय सिंह जी को, उन्होंने ये कहा कि एक रिमोट कंट्रोल वाली जो बात उठती रही, जो आरोप लगते रहे, और कहीं ना कहीं जो एक सवाल उठता रहा पार्टी के अंदर भी, क्या ये 2 पावर सेंटर ठीक है या नहीं है, इस सवाल को लेकर क्या उससे जो पार्टी ने आकलन किया, क्या पार्टी अब ये सोच रही है कि वो तरीका ठीक नहीं था, सीधे हेड ऑन आपको जाना पड़ेगा, एक चेहरे के साथ आपको उतरना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे आरोप ना लगे? देखिए, राहुल गांधी जी, ये 2 पावर सेंटर्स वाली बात बिल्कुल गलत है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाली बात भी गलत है। अब राहुल गांधी जी का राजनीतिक सफर देख लीजिए, अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से ही वो आ रहे हैं तो उनको 2004 से लेकर 2013 का सफर पूरा नहीं करना पड़ता। 2004 में उन्होंने अमेठी का चुनाव लड़ा, कोई पार्टी पोस्ट नहीं ली, 2004 से 6 अमेठी के लोगों की सेवा की, अनुभव किया। 24 सितंबर 2007 को वो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी बने, एनएसयूआई और आईवाईसी की बागडोर संभाली। भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि 2008 में आईवाईसी का थिंक टैंक बन रहा था, 12 तुगलक लेन पे वर्कर्स का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद 2013 में जयपुर सेशन में एआईसीसी के उपाध्यक्ष बने। तो अगर ये कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती तो उनको 2004 से लेकर 13 का संघर्ष, लंबा अनुभव का यहाँ पर एक कड़ी यहाँ पर दिखाई है, एक लंबा सीक्वेंस आपने बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी से जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बदलाव लाना उद्देश्य है, राजनीति में सुधार करना उद्देश्य है, लेकिन एक उपाध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर जिन बातों को, जिस दर्शन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसका आया, क्या वो चीजें कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बदल पाई? इस पहलू को भी हम छुएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनिए, मजे से लड़ेंगे, मजे से जीतेंगे। तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी की पीएम के तौर पर ताजपोशी की तैयारी कर रही है? क्या 17 तारीख को कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल उठे हैं राहुल गांधी के एक इंटरव्यू के बाद, और इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अक्सर ये सवाल उठता रहा है कि राहुल की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में 2 विचार हैं, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह से लेकर पार्टी के कई ऐसे दिग्गज हैं जो राहुल गांधी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से अब तक नहीं वो लेते हुए नजर आए, इसके बाद ये सवाल भी कई बार उठे कि बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस किसको सामने लेकर आएगी। लेकिन अब राहुल जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? जिम्मेदारी से बचते हैं राहुल, कभी सत्ता को बताया जहर, कभी संगठन मजबूत करने की दी दलील। जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है राहुल।
इन दिनों कांग्रेस की हालत बेहद नाजुक है। शायद कांग्रेस भी ये मान चुकी है कि सत्ता में वापसी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। मनमोहन सिंह पहले ही जिम्मेदारियां सौंपने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार कौन होगा? रह रहकर निगाहें राहुल गांधी पर आकर ठहर रही थी, पर राहुल गांधी सत्ता को जहर करार चुके थे। ऐसे में कौन होगा कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार, ये सवाल बेहद अहम था। इस सवाल का जवाब भी राहुल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया है। राहुल से जब पूछा गया कि क्या वो जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, तो उनका जवाब था, सत्ता जहर है का मतलब यह नहीं कि मैं जिम्मेदारी लेने को तत्पर नहीं हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी में रिलक्टेंस नाम का कोई शब्द नहीं है। सत्ता जहर है, यह ऑब्जर्वेशन है कि पावर जब आती है तो उसके साथ जो खतरे आते हैं उससे कैसे निपटना है, यह वह है। सत्ता जहर का अर्थ है कि पावर का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करो। खुद को बड़ा करने के लिए, खुद को ताकतवर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करो। राहुल गांधी के इस बयान पर राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने चुटकी ली है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लीडर हैं और वो अपनी पार्टी के ही बात को रखेंगे। मैं समझता हूं कि उनको रखना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी या बीजेपी का अलग एजेंडा है, कांग्रेस का अलग एजेंडा है और आम आदमी पार्टी का अलग एजेंडा है। कामयाब वो होगा जो अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेगा। बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे राहुल गांधी की उम्मीदवारी को समर्थन कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी खुलकर जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। पहली बार राहुल ने जिम्मेदारी लेने की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ पार्टी में प्रियंका की भूमिका क्या होगी, ये भी साफ कर दिया है। प्रियंका मेरी बहन और मेरी दोस्त है, साथ ही कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसके नाते वे मुझे और संगठन को मजबूत करने के लिए मदद कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चुनावी भूमिका होगी। राहुल गांधी चुनावी जंग में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है? जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सवाल तमाम है, हम सीधे रुख करेंगे शेरगिल साहब का। शेरगिल साहब, अब तक ये देखा गया कि पार्टी मोदी बनाम राहुल की जंग को एक शक्ल देते हुए बचती नजर आ रही थी। पार्टी के नेता मोदी को अब सीधे टक्कर देते हुए जो कहा था कि अब जो हमारे दूसरे नेता हैं वही इस बारे में बात करेंगे। अब पार्टी अगर मोदी बनाम राहुल की जंग के लिए खुद को तैयार कर रही है क्या? सवाल यहां पर ये उठा है राहुल के इस बयान के बाद। जी, राहुल गांधी जी ने अपने बयान में भी ये बात बहुत साफ कही है जी। किसी राष्ट्रीय स्तर पे ये डिबेट नहीं है कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। जी, आज आने वाला चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए, योजनाओं, नीतियों पे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश को आगे लेके जाएगी और परिवर्तन लेके आएगी। ये दुर्भाग्य होगा कि कोई भी कहीं भी वोटिंग किसी एक पर्सनैलिटी पे होगी। कांग्रेस पार्टी कभी राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी को लड़ाई मान के चुनाव नहीं, हम अपनी योजनाओं और उपलब्धियों पे लड़ेंगे। चलिए, योजना उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, फिर आप नाम घोषित करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? कांग्रेस पार्टी और वर्कर चाहता है कि हमें एक दिशा, एक लीडरशिप में हमेशा कोई भी जंग एक जनरल के अंदर लड़ी जाती है। मतलब अगर राहुल के नाम की घोषणा नहीं होगी तो दिशाहीन हो जाएगी पार्टी? बिल्कुल दिशाहीन नहीं होगी। हमें राहुल गांधी जी की गाइडेंस चाहिए, कांग्रेस वर्कर्स को गाइडेंस चाहिए। उनकी गाइडेंस से हमें बहुत फायदा होगा। कर रहे हैं हम अपनी ही बातों को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना। कोई भी इलेक्शन दो बातों से लड़ा जाता है, योजनाओं, उपलब्धियां, सेकंड लीडरशिप और गाइडेंस। हम दोनों को कंबाइन करके आगे चलेंगे। हम किसी भी बात की कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते, इसलिए हमारे पास योजनाएं, उपलब्धियां और एक क्लियर गाइडेंस और लीडरशिप है। जी, चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं राजा बुंदेला जी का। राजा बुंदेला जी, मोदी बनाम राहुल अब होने जा रहा है, चीजें उसी दिशा में बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के जो सज्जन हैं उन्होंने ये बात कही है, चुनाव अपनी उपलब्धि, अपनी योजनाओं, अपने प्रोग्रेस पर लड़ा जाता है। तो हमने मोदी जी का नाम रखा है। मोदी जी की उपलब्धि हमारे सामने है। 3 बार गुजरात में जीते हैं। उन्होंने जो विकास के नया आयाम खड़े किए हैं वो हमारे सामने है। एक
बात आप साफ तौर से समझ लें कि 43 साल में सचिन तेंदुलकर दुनिया में एक नाम कमाकर रिटायर्ड हो जाते हैं और 43 साल में 125 और 26 साल पुरानी कांग्रेस 43 साल के एक युवराज को, एक नेता को यह मनाने में लगी हुई है कि भाई अब तो कोई जिम्मेदारी ले लो, अब तो कहीं कमिट कर दो कि तुम प्रधानमंत्री बनना चाहोगे या संगठन में करना चाहोगे काम। बुंदेलखंड में गए, बुंदेलखंड विकास की बात कही, 2-4 लोगों के घर में सोकर चले आए, वो बुंदेलखंड का विकास यूं का त्यों पड़ा है। बॉम्बे में आए, बोले युवा लड़कों को हम राजनीति में लेना चाहते हैं, वो एक शोषा करके वहां पे चले गए। आधी रात को नोएडा चले गए, जाटों के बीच में बैठ के खब पंचायत में जाके चुपचाप वहां से चले गए, वो भी वहीं का वहीं रहा। एक दिन मुजफ्फरनगर में चले गए, वहां की समस्याएं वहीं की वहीं है। राहुल गांधी करते सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस तू चल मैं आता हूं, वो छूकर उस समस्याओं को वहीं के वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस देश को जरूरत है ऐसे नेता की, ऐसे लीडर की जो इस देश को कहीं ले चले। आप चारों ओर देख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप आज विदेशों में हमारी क्या नीति है? हमें नेपाल, पाकिस्तान, हमें बर्मा, हमें बांग्लादेश, हमें श्रीलंका, हमारे इन सब से संबंध खराब हो चुके। अमेरिका ने हमारे राजनयिक को कितना डिग्रेस करके निकाला, ये क्या हमारे सामने नहीं है? एजुकेशन, ये कह रहे हैं हमने विकास दिया। अरे हम शब्द का मतलब क्या होता है? ये कहो कांग्रेस पार्टी ने विकास दिया है, ये कहते हैं हमने तुम्हें राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, हमने एजुकेशन तुम्हें राइट दिया है, हमने तुम्हें फूड सिक्योरिटी। हम का मतलब क्या है? इस देश में क्या जीने का अधिकार नहीं? हमारे बाद जो देश आजाद हुए, श्रीलंका, उनका जीडीपी देखिए, बांग्लादेश हमारे बाद हमने आजाद किया, आज बांग्लादेश देखिए कहां पहुंचे। ये हम की बात क्या करते हैं? कपिल सिब्बल यही भाषा बोलते हैं, मनीष तिवारी यही भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी तो यही बोलते हैं कि हमने ये दिया, हमने। अरे तुम हो कौन यार? तुम्हारा गांधी शब्द हटा दिया जाए तुम्हारे नाम से तो तुम्हारी काबिलियत कुछ नहीं है। देखिए, जहां के बात है नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया। अहमदाबाद में एक सुनहरी बिल्डिंग को बनाना डेवलपमेंट नहीं कहते। पीछे रिपोर्ट आई थी, जापान के एक शहर की इन्होंने फोटो खींची, उसको ट्वीट कर दिया ये अहमदाबाद का बीआरटी है। कोई भी सोशल पैरामीटर आप गुजरात का उठा लीजिए, यहां आपकी डिबेट पे आके ऊंची आवाज में बोलने से झूठ को सच नहीं कर सकते। कोई भी सोशल पैरामीटर गुजरात का ऐसा नहीं है। पॉवर्टी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, सोशल पावर, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी रैंक में गुजरात पहले 10 स्टेट्स में नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी कभी जो ये बीजेपी स्टेज पे चढ़ के बोलती थी रोटी कपड़ा मकान, कांग्रेस पार्टी ने उसको असलियत बनाया है। रही बात नरेंद्र मोदी की और इंटरनेशनल रिलेशंस की, इनको हमें तो डर है अगर ये कहीं गलती से प्रधानमंत्री बन गए, इनको तो आधे मुल्कों का वीजा नहीं मिलेगा, जैसे अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया। तो ये क्या हमारे देश को आगे लेके जाएंगे जब इनको राष्ट्रीय ग्लोबल कम्युनिटी ही नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार। गुजरात चलाना, उस पे झूठी तस्वीरें लगा के गुमराह करना और पूरे हिंदुस्तान दिया और क्यूबा ने दिखा दिया नरेंद्र मोदी को आप क्या बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने 30 रैलीज कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने 30 रैलीज कर दी हैं। कोई भी एक टेप अपने चैनल पे चला दी, कभी भारत के विजन के बारे में बात की है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, कहना पड़ा कि बैठिए बंगाल, राहुल गांधी, किसी भी जगह इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट की है जहां उनको जाना जाए। लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर मैं अरुण जी से सवाल करना चाहूंगा कि बदलाव की बात यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे हैं। शेरगिल साहब भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास एक विजन है, वो एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सवाल हमारा ये है कि पार्टी संगठन में उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, महासचिव वो रहे, उपाध्यक्ष वो रहे। अगर इस लेवल पर हमको आंकें तो क्या आपको लगता है जिस विजन की बात वो अक्सर सार्वजनिक मंचों पर करते हैं, क्या वो विजन वो अपनी ही पार्टी के अंदर इंप्लीमेंट कर पाए? उस स्तर पर अगर, उस पैमाने पर अगर देखा जाए तो कितना सफल आप राहुल गांधी को मानते हैं? जिस बदलाव की वो बात कर रहे हैं, जिस संस्कृति को बदलने की वो बात कर रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस में कमियां हैं, क्या वो उन कमियों को दूर कर पाए अब तक के अपने कार्यकाल में संगठन में? नहीं, मुझे जहां तक जो है वो चीजें दिखाई पड़ती हैं राहुल गांधी की कार्यप्रणाली और कार्यशैली, निश्चित तौर पे वो 2009 में वो एक चमक दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसमें पार्टी को अच्छी खासी सीटें आती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है वो 20 से ऊपर सीटें लाना भी कांग्रेस के लिए उस दौर में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और वो उसका ग्राफ बढ़ता हुआ उनके ग्राफ के साथ जो है आगे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है, उसके बाद स्थिति पूरा का पूरा ये जो यूपीए 2 का कार्यकाल रहा है,
वो तमाम तरह की गड़बड़ियों, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि देश का युवा जिस तरह से आंदोलित होकर के और आक्रोश में आकर के सड़कों पे आया, राहुल गांधी अपनी तमाम सक्रियता के बावजूद कभी किसान से, कभी आदिवासी से कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने नाक के नीचे चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति जो है वो नहीं बना पाए, उनकी ये दिक्कत है। लेकिन दूसरी बात मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके और बहुत अतिरंजनापूर्ण तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रचारित किया है। एक तो उनकी राष्ट्रीय दृष्टि, उनकी इतिहास की समझ बहुत ही कमजोर है। वो इस तरह की बातें कहते हैं कि मतलब खुद जो है सरदार पटेल का जब निधन हुआ तो उनकी शव यात्रा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। ये जो रिश्ता है सरदार पटेल और नेहरू का, इस रिश्ते को समझते ही नहीं, उसको ट्रिविलाइज करते हैं, कमर्शलाइज करते हैं। जो सवाल आपने उठाए हैं, जो बिंदु आपने यहां पर रखे हैं, उनसे भी 2-3 सवाल और खड़े होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर पहले हम हरि जयसिंह जी से बातचीत कर लेते हैं। हरि जयसिंह जी, हम बात कर रहे थे अरुण जी से कि एक उपाध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने वो विजन, क्या अपनी पार्टी में उस विजन के आधार पर चीजों को बदला? क्या चीजें बदली कांग्रेस के अंदर? देखिए, वो वेल इंटेंशन है, लेकिन उसमें एक बातें करना एक अपनी जगह है, लेकिन जो उस बातों से एक ऐसा माहौल पैदा करना कि जैसे में लोगों की सोच में कांग्रेस के प्रति और एक पॉसिबल एक यूपीए 3 के प्रति एक नई सोच की कहीं हमें कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो है कि कांग्रेस को रिवाइव तब तक नहीं रिवाइव हो सकती जब तक उसका एक रिऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ढांचा नहीं बदलता। और पहले जो स्ट्रेंथ था वो कांग्रेस का सेवा दल था, जो कि ग्रास रूट का सेवा दल था, जो कांग्रेस में एक नई हिम्मत रखता था। आजकल ग्रास रूट पर जो